तब स्टार्टअप के अंदर काफ़ी एक अलग तरह का ग्रोथ आया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए हम हेल्थ केयर स्टार्टअप को जितना ज़्यादा हम उनको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करेंगे, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए-नए हेल्थ केयर बिज़नेस आइडियाज़ को हम सपोर्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक रोबस्ट होगा। और ज़्यादा अभी मैंने देखा है जो हेल्थ केयर पॉलिसीज़ के अंदर रिफ़ॉर्म हुआ है, उसमें लोगों का योगदान, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। जैसे ये जो टीबी मुक्त भारत है, इस कैंपेन में भी मैं आपको बताऊँ तो इसमें निक्षय करके एक योजना है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर भारती। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। डॉक्टर भारती, पहला सवाल यही कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ने बीते वर्षों में एक बड़ी महामारी देखी है और बड़े-बड़ी सुपर पावर्स, उनके जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो एकदम चरमरा गया। भारत ने काफ़ी खूबसूरती से इसको हैंडल किया जो कोरोना महामारी रही। लेकिन फिर भी बहुत हाहाकार मचा, लोगों के अंदर काफ़ी खौफ रहा इस बीमारी को लेकर, महामारी को लेकर। मैं आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आपका कोरोना को लेकर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या हम इस तरह की किसी भी आपदा के लिए क्या तैयार हैं? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट्स आप देख रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर हम भारत में हेल्थ फ्रंट से देखें, तो स्पेशली अगर कोरोना की बात करें, कोरोना के अंदर हमने देखा कि अ, भारत की पॉपुलेशन को देखते हुए भी हमारे पास उस समय का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था और एक ये नई तरह की बीमारी थी, नई तरह का वायरस था, बहुत सारी चीज़ों का अभाव था, पर फिर भी उस चीज़ को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए, भारत ने उसको काफ़ी हद तक ठीक तरीके से उससे हम बाहर निकल पाए। उस समय हम जब बात करते हैं, उस टाइम एक लेबोरेटरी हुआ करती थी टेस्टिंग के लिए, पर अब हम बात करें तो हमारी कोविड टेस्टिंग को भी लेके और इस तरह की मॉलिक्यूलर लैब की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और भी देखें तो हम हमारे जो पीएससीज़ हैं, हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएससीज़ को काफ़ी स्ट्रेंथन कर दिया गया। और कोरोना के टाइम में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही, वो था डिजिटल हेल्थ केयर को लेके, जिसमें हम टेली कंसल्टेशन की बात करते हैं। वो कोरोना के टाइम पे भारत में काफ़ी पॉपुलर हुआ था और अभी भी फिर उसको काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। क्योंकि भारत में जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो देखिए हेल्थ केयर यहाँ पर रूरल और अर्बन एरियाज़ में इस तरह से डिवाइडेड है। और अर्बन में हम फिर भी देखें, शहरों के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर देखिए, फिर भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक ठीक-ठाक है, अच्छी तरीके से है, रोबस्ट है। बट गाँव के अंदर बात करें तो फिर भी काफ़ी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के उस तरह से अभाव है। पर जैसा कि हमारा जब से डिजिटल हेल्थ का प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे मेडिकल कॉलेजेस से और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, जिसमें बहुत आसानी से मेडिकल कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि कुछ स्कीम्स अभी भारत की जो चल रही है, ऑनगोइंग है, जिसके अंदर की आयुष्मान भारत, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर काम करता है, उससे लोगों को बहुत अधिक लाभ पहुंचा है, काफी बेनिफिट हुआ है। फिलहाल अभी हम ऑनगोइंग देखें तो, क्योंकि 5 लाख लाख तक का लोगों को उसके अंदर बीमा मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी तरह की मेजर माइनर सर्जरी से लेके सभी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स कवर हो जाते हैं। और साथ के साथ हमारी जो कुछ डिजिटल हेल्थ रिफॉर्म्स, जिसमें ई संजीवनी, कोविन वगैरह, इन सबको हम देखें तो इनका भी जो हमारा ओवरऑल पैंडेमिक के मैनेजमेंट में काफी हेल्प रहा। और जैसा कोविड के दौरान, कोविड के बाद भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड उभर कर आया है। हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं दवाओं के, और करीबन 200 के करीब कंट्रीज को हम दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर हम देखें पैंडेमिक के बाद की सिचुएशन, तो भारत हेल्थ केयर इंफ्रा को लेके काफी अच्छे तरीके से उभर कर आया है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि जिस तरह से अचानक से एक महामारी हमारे सामने आई और बिल्कुल हमारी अगर हम सरकार की बात करें या फिर देश के सभी लोगों की बात करें, सभी ने मिल-जुल कर इस पूरी बड़ी भयानक महामारी से जूझा और हमने सफलतापूर्वक इससे बाहर निकले। लेकिन मैं आपसे एक बात ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर भाटी, वो ये कि जिस तरह से बीते वर्षों में हेल्थ केयर लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है।
क्या अगर हम आने वाले इलेक्शंस की बात करें तो चुनाव में क्या लोगों के लिए हेल्थ केयर एक बड़ा मुद्दा रहेगा? क्योंकि हम एक बड़ी आबादी वाला देश है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हिंदुस्तान है। ऐसे में जब भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कहीं न कहीं फिर भी हमें कम लगता है जितनी बड़ी आबादी है। ऐसे में क्या लोगों के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाए तो ये एक मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? बिल्कुल, देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही बेसिक मुद्दा रहता है, जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो अभी भारत के अंदर आप हेल्थ केयर स्टार्टअप को ले लीजिए, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली हेल्थ केयर एक्सपर्टीज पे बात करता हूँ, तो हेल्थ अब स्टार्टअप के अंदर काफ़ी एक अलग तरह का ग्रोथ आया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए हम हेल्थ केयर स्टार्टअप को जितना ज़्यादा हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए-नए हेल्थ केयर बिज़नेस आइडियाज़ को हम सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनिटली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक रोबस्ट होगा। और फिलहाल जैसा अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ 5 या 6 साल के अंदर जो ट्रेंड हमने देखा है कि पीपीपी मोड को जो है गवर्नमेंट काफ़ी आगे लेकर आई है। पीपीपी मोड की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम देखें कि हमारी अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का पेनिट्रेशन, सरकार का पेनिट्रेशन बिल्कुल दूर-दराज तक गाँव के अंदर डीपली पेनिट्रेशन है कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का हेल्थ एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अवेलेबल है। पर कई बार कई जगह चैलेंजेस रह जाते हैं, जैसा कोविड में भी देखा कि मैन पावर की शॉर्टेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज। प्राइवेट पार्टनर्स के पास अगर हम देखें तो उनके पास डॉक्टर्स की सुविधाएं उपलब्ध है, उनके पास मैन पावर उपलब्ध है। तो जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनर्स मिलकर उस गैप को ठीक तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, और इस तरह की काफी सरकार ने पहल की है, जिसमें अगर गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग है, हॉस्पिटल अवेलेबल है और उनके पास मशीनरी का किसी तरह का अभाव है, तो वो प्राइवेट पार्टनर्स को इनवाइट करती हैं थ्रू टेंडर, ताकि वहाँ पे मशीन इंस्टॉल की जा सके। जैसे कि ऑलरेडी हम भी अगर हम बात करें हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे हम उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों में काम कर रहे हैं, जिसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर सीटी स्कैन की मशीन लगाई, जैसा कि देखा गया कि वो एक बेसिक नीड थी, उसका अभाव था, तो फिर वहाँ पे हमने मशीनें लगाई। तो इस तरह के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं जिसमें प्राइवेट पार्टनर्स उभर कर आ रहे हैं। कई बार देखा गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर मशीनरी उपलब्ध है, उनके पास मैन पावर है, बट वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव उनको उसको चलाने के लिए उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के प्रोसेसेस को भी ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनर्स को सपोर्ट लेती है। तो मैं समझता हूँ जो ये पीपीपी वाला मोड है, ये आगे आने वाले समय में जिस तरह के हेल्थ केयर गैप्स हैं, उनको फिलफिल करके इस इशू को और भी ठीक तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। और जैसा आजकल हम वेलनेस सेंटर्स देख रहे हैं, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ करते थे, वो वेलनेस सेंटर के रूप में कन्वर्ट हुए, उभर कर आए हैं, जिसके अंदर और भी बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड ऑन किया गया, उनकी सर्विसेज स्कोप में और भी सर्विसेज ऐड ऑन की है, जैसे कि बेसिक कैंसर स्क्रीनिंग उनके अंदर प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, जो 3 तरह के कॉमन कैंसर है, वो आपको वेलनेस सेंटर के अंदर उपलब्ध है। और वेलनेस सेंटर में हम देखते हैं जैसे गाँव के अंदर है, वहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो वहाँ पर भी इस तरह के ई संजीवनी और टेली कंसल्टेशन के माध्यम से वो मेडिकल हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेजेस से कनेक्टेड है कि कोई भी गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति टेली कंसल्टेशन के ज़रिए वो मेडिकल हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। तो इस तरह की काफ़ी बदलाव आए हैं, और मैं समझता हूँ कि आबादी को देखते हुए जिस तरह से और भी कई चीज़ें हैं जिसको करने की आवश्यकता है, जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का एक नया रोल डेवलप हुआ है। हम आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ देखिए तो जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है, वो हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, उनको ग्राउंड लेवल पर पहुँचाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, लोगों को जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएँ, जो पॉलिसीज़ है नई, उनको उनके बारे में जागरूक करना। जैसे कि अभी टीबी मुक्त भारत हमारी कैंपेन चल रही है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो भारत के अंदर एक काफ़ी बड़ी समस्या है, हेल्थ समस्या है। अगर डब्ल्यूएचओ के हिसाब से देखें तो 2030 तक ये टारगेट लिया गया है कि ग्लोबली
टीबी को इरेडिकेट करेंगे, पर भारत ने इसका टारगेट लिया है 2025 तक टीबी को इरेडिकेट करना है। तो इसके ऊपर भी भारत काफी काम कर रहा है, और ज्यादा अभी मैंने देखा है जो हेल्थ केयर पॉलिसीज के अंदर रिफॉर्म हुआ है उसमें लोगों का योगदान, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। जैसे ये जो टीबी मुक्त भारत है, इस कैंपेन में भी मैं आपको बताऊं तो इसमें निक्षय करके एक योजना है कि आप निक्षय मित्र बन सकते हैं। कोई भी एनजीओ, कोई भी सोशल वर्कर, कोई भी कॉरपोरेट, किसी भी आपका टीबी का जो पेशेंट है, जिनको टीबी से ग्रस्त है व्यक्ति, उनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं और उनका फर्दर ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, उनकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह की कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हेल्थ के अंदर, तो काफी हद तक जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सर्विसेज है वो इम्प्रूव होती है। और सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है कि जैसे हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया जाता है, तो जो नई तरह के हेल्थ केयर स्टार्टअप है उनको भी गाँव में जाकर, सेमी अर्बन एरियाज में जाकर वो सपोर्ट मिलता है। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो जब बार बार रिव्यू होते रहते हैं, और फर्दर अभी और उनको रिव्यू करने की जरूरत है। तो इस हिसाब से आगे अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा इकोनॉमी भी अल्टीमेटली हमारे स्टार्टअप पे डिपेंड है, तो हेल्थ केयर स्टार्टअप पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और जैसे हम देख भी रहे हैं कि हेल्थ केयर के अंदर लोगों का भी, हमारी जो यूथ है उनका भी रुझान है कि अगर हम कोई भी किसी भी तरह का हेल्थ केयर कोर्स लॉन्च करते हैं, हेल्थ केयर अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, इस तरह के जब प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं तो ज़्यादातर युवाओं का रुझान हेल्थ की तरफ रहता है। तो मैं समझता हूँ जो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी इशू है, क्योंकि हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमेशा काफी ज्यादा रहती है। और जब युवा हेल्थ केयर की तरफ बढ़ेंगे, हेल्थ केयर को एज अ स्टार्टअप अपनाएंगे या हेल्थ केयर के किसी भी तरह के अपस्किलिंग, रीस्किलिंग कोर्सेज करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम को भी हम और ज्यादा मजबूत और रोबस्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन एक बात जो आपने कही वो बहुत ही अहम रही कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से हम पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल हमने कोरोना महामारी के समय में भी देखा कि इतनी गंभीर महामारी से हमने कितनी खूबसूरती से, हालांकि बहुत मुश्किल हम सब ने देखी, लेकिन फिर भी हम उसको सक्सेसफुली उससे बाहर निकल पाए। लेकिन एक बात मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ कि हम जब छोटे शहर या गाँवों की बात करते हैं, जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इनफैक्ट उन जगहों पर जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं, वो कहीं न कहीं उतने बेहतर उनकी क्वालिटी नहीं होती है, तो कहीं न कहीं लोगों को सही इलाज और सही सलाह नहीं मिल पाती। तो ऐसे में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स की क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसको कहीं न कहीं रेगुलेट करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अब जो हमारे स्पेशली अगर हम देखें तो हमारे पास जो अभी अभाव रहता है वो क्वालिटी का, स्पेशली अगर हम मैन पावर की बात करें हेल्थ केयर के अंदर, जिसमें एक तो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज का निश्चित तौर पे थोड़ा हमारे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ और गाँव के अंदर अगर हम देखें तो उनका अभाव रहता है। और दूसरा हम बात करें कि हमारे जो गाँव के अंदर या टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के अंदर जो काम करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनकी नॉलेज को और अपग्रेड करना, अपस्किल करना, उनको रीस्किल करना, उसकी ज़रूरत है। उस दिशा के अंदर भी जैसे अभी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन के अंदर भी काफ़ी स्किलिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उसके अंदर मैं समझता हूँ उसको कम्युनिटी, आपके जो हेल्थ केयर सेंटर्स है, वहाँ पर इस तरह की क्लासेस को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको अपस्किल और रीस्किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में जैसा कि हम डिजिटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर रिसोर्सेज है उनको डिजिटली ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि डिजिटली अगर हम जितना ज़्यादा हेल्थ केयर के अंदर इनोवेशन लेकर आएंगे तो हम बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक उसको पेनिट्रेट कर पाएंगे, लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाएंगे। जैसा मैंने आपको बात की कि सुपर स्पेशलिस्ट सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, पर वो सुपर स्पेशलिस्ट टेली कंसल्टेशन के जरिए अपनी सेवाएं गांव के अंदर भी और बाकी सेमी अर्बन एरियाज के अंदर भी दे सकते हैं। तो अभी डिजिटल हेल्थ को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और जैसा हम देख भी रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल डायरेक्शंस के साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक विल भी चल रही है, जिसकी वजह से जो है चीजें और काफी हद तक
मूव हो रही है और जिसका हम परिणाम देख भी रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर आगे उभर कर आ रहा है। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम के अंदर इसमें हमें और अधिक से अधिक हमारे जो स्टार्टअप पे मैं फिर से एक बार एम्फेसिस करूंगा कि हेल्थ केयर स्टार्टअप के ऊपर हमें और ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको और सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको इस तरह की रूल्स रेगुलेशन को कुछ बदलाव करके पॉलिसीज़ को और फ्लेक्सिबल बना के ताकि वो ज़्यादा छोटे शहरों के अंदर इस तरह के हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू हो सकें, जिसकी वजह से हमारे अभी भी जो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम उतना रोबस्ट नहीं है और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इस तरह के स्टार्टअप से उनको भी जिस तरह की शहरों में हेल्थ केयर सुविधाएँ हैं, वो उपलब्ध कराई जा सके। डॉक्टर भाटी एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे वो ये क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। तो अक्सर हमारे सामने ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ पर जो लोग छोटे शहरों में या छोटे गाँवों में रहते हैं, वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े फैंसी से बनाते हैं। डॉक्टर्स के पास ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती और जो पेशेंट्स उनके पास जाते हैं, इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं या एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स होते हैं, उनको सही इलाज नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं कितने सारे केसेज़ में होता है एक्सीडेंटल केसेज़ में बच्चों के या जो भी इंसान है उनके हाथ-पैर कट जाते हैं, सही इलाज ना मिलने की वजह से या कितने ही सारे केसेज़ में लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में लोगों को तो ये नहीं पता होता कि डॉक्टर ने गलत इलाज किया है और कहीं न कहीं जो खमियाज़ा है, वो लोगों को अपनी जान के थ्रू गँवाना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो सारा प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है, सिर्फ़ पैसा बनाने की जो होड़ लगी पड़ी है और लोगों के अंदर कहीं न कहीं डॉक्टर्स को लेके विश्वास कम होता जा रहा है। इस जो एक गैप क्रिएट हो रहा है, इसको किस तरह से हम फिल कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइवेटाइज़ेशन तो एक पॉज़िटिव चीज़ है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिल के जब काम करते हैं, तो और भी क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ है जो गवर्नमेंट की और कुछ हुँ। चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के पास उपलब्ध है, तो हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है कि हर चीज़ की मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉनिटरिंग के साथ फिर ये एक डायनामिक सिस्टम है कि अगर सिस्टम में फिर कुछ गैप लगता है, तो उसका बदलाव। तो सुपरविज़न एंड मॉनिटरिंग निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ताकि किसी भी तरह का क्योंकि हेल्थ केयर एक काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्टली हमारी जिस भी तरह की पॉलिसीज़ है, उस पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह की जो कंज़्यूमर है, हमारा एंड कंज़्यूमर है, उनको कोई भी इस तरह का नुकसान ना हो। दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि जैसा अभी भारत के अंदर स्पेशली हम देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है, चाहे गाँव में या हम शहरों के अंदर भी देखें कि ऑलरेडी जो है भारत के अंदर हमारी जो कम्युनिकेबल बीमारियां थी जिसके अंदर हम हर चीज देखें कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया या और भी ऐसी बीमारियां तो ऑलरेडी चल रही थी, पर अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो थी, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, उसका ग्राफ हमारे पास काफी बढ़ गया। पहले हमारा जो लोड ज्यादा था वो कम्युनिकेबल डिजीज का था, पर अभी देखें तो 60% के करीब नॉन कम्युनिकेबल जीवन शैली वाली और 40 के करीब आपकी कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये काफी एक्स्ट्रा लोड हो गया। तो इसमें मैं समझता हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी रोल है वो जितना ज्यादा हम अवेयर करें लोगों को और एजुकेट करें कि जैसा आपने बताया कि कब कहाँ किस तरह की इमरजेंसी में कहाँ जाने की जरूरत है। अभी इस तरह की चीजों की भी कमी रहती है कि अगर एक मरीज आपका सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचा, उसको पता नहीं कि इस बीमारी के लिए मुझे कहाँ जाना है। इसी के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आशा वर्कर्स हमारी और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरी है अपस्किल करना ताकि उस मरीज को जब भी वो कोई किसी तरह की इमरजेंसी में है, उसको ठीक तरीके से सही जगह पर पहुंचाया जा सके। और उससे भी ज्यादा जरूरी है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उस स्कीम को किस तरह से वो यूज कर सकता है, किस तरह से वो उसका पूरा बेनिफिट उठा सकता है। तो मैं समझता हूँ उस पे उसके ऊपर अभी और भी निश्चित तौर पे जो सोशल वर्कर है, हमारी जो एनजीओज हैं, अगर वो भी इस चीज में और सामने आए तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के साथ मिलकर गांव में भी इस चीज को और अवेयर करें और लोगों को जागरूक करें। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकार की नीतियाँ हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर जिसके तहत मुझे लगता है कि आम लोग जो हैं वो आगे हेल्थ केयर में खुद को मजबूत कर सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में अक्सर लोगों को
खमियाज़ा अपनी जान के थ्रू या अपने किसी नज़दीकी के जान का उनके बदले देना पड़ता है। एक और जो चैलेंज मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है, वो छोटे शहरों में, गाँवों में होता है, जो दवाइयों की क्वालिटी होती है, वो बहुत घटिया होती है। इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता है, जो बड़े शहर से डॉक्टर जाते हैं, तो उन दवाइयों को उठा के फेंक देते हैं, कहते हैं, ये ज़हर है। तो किस तरह से गाँवों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं या जो छोटे क्लिनिक्स बना लिए जाते हैं और जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, उनको इस तरह की घटिया क्वालिटी की दवाइयाँ कहाँ से मिल जाती है, जो लोगों तक आगे ₹20 ₹30 दवाई देते हैं और बाँट देते हैं? हाँ, बिल्कुल भी यहाँ पर भी देखिए सबसे ज़्यादा रोल आपका अवेयरनेस का आएगा, लोगों को जागरूक करने का आएगा। वैसे सरकार की काफ़ी ज़्यादा नीतियाँ चल रही है जिसमें इस तरह के क्वैक्स और इस तरह के जो भी इल्लीगल जो भी सर्विसेज़ होती हैं उनको किस तरह से बैन किया जाए। और जैसे हम ज़्यादा अवेयर करेंगे और ऐसी कोई भी चीज़ दिखती है, ऐसी कोई भी सर्विसेज़ दिखती है तो मुझे लगता है उसके लिए काफ़ी तरह की कंप्लेंट्स और सुझाव देने के लिए काफ़ी अब हमारे इस तरह के नंबर्स उपलब्ध हैं ताकि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जा सके। पर हाँ, मैं ये समझता हूँ कि कुछ इस तरह की गैप है जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी है हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो पोस्ट क्रिएट की गई है और हमारी आशा वर्कर्स वो इस चीज़ों पे काम करें ताकि इस तरह की कोई भी अगर आप जैसा आपने बात की है कि अगर कोई भी गलत तरह की कोई प्रैक्टिसेस चल रही है, तो उसको वहीं पर बंद किया जा सके क्योंकि लोगों को कई बार इस तरह की अवेयरनेस होती नहीं है। तो उनको मुझे लगता है इस पे जागरूकता ही ज़्यादा करने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, जागरूकता बहुत ज़रूरी है और समाज में लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है जब बात स्वास्थ्य की आती है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर इस तरह का कोई भी चैलेंज या कुछ भी है तो उसके लिए किस तरह की सतर्कता दें? हाँ, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देख सरकारी स्तर पे जो काम होना है वो तो सरकार अपने स्तर पे काम करेगी, बट जो व्यक्तिगत स्तर पे जो लोगों को काम करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं आजकल हेल्थ में जैसा हम देख रहे हैं कि बीमारियों का ग्राफ हर तरह से बढ़ता जा रहा है। तो जितना अपनी तरफ से अपने आप को आप अपग्रेड करें, चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जो भी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं जिस भी तरह के उनको पूरी तरह से फॉलो करें, उनका ध्यान रखें। जैसे जिस भी तरह की बीमारियों का अगर प्रकोप है उसमें सरकार की तरफ से जो भी जानकारी है, जो डायरेक्शंस आती है उनको ठीक तरीके से फॉलो करें। मैं ये समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पे तो लोगों को जितना हो सके अपने आप को अपग्रेड करना ज़रूरी है और इसमें सबसे ज़्यादा रोल आ जाता है आपका स्कूल लेवल पे। जितना स्कूल लेवल पे हम इन चीज़ों को अवेयर करेंगे, तो मैं समझता हूँ आगे जो है जो अब आगे आने वाली जनरेशन है, वो काफ़ी इस तरह से अपने आप को हेल्थ को लेकर जागरूक रहेगी, अपडेटेड रहेगी। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर भाटी, आपने जो भी जानकारी हमारे साथ साझा की।